हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आज द हिंदू पब्लिश नहीं हुआ है बिकॉज कल मकर संक्रांति थी, तो शायद ऑफिस उनका बंद रहा होगा। ओके, सो टुडे डेट इज 16 जनवरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस। तो अब हमारे पास जो टाइम सेव हुआ है उसमें मैं आपको कराऊंगा पिछले काफी टाइम से न्यूज़पेपर में जो भी लोकेशंस रही हैं, बिकॉज पिछले 2 साल से मैप लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं प्रीलिम्स में स्पेशली। ठीक है, वैसे मैं आपको ये बता चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में एक वीडियो देख सकते हैं, रेड सी ऑल अबाउट रेड सी 450 प्लस में जो वीडियो है उसमें मैंने आपके साथ काफी सारे इंपॉर्टेंट उस एरिया के पोर्ट्स वगैरह डिस्कस करें, पूरी सिचुएशन डिस्कस की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक क्विक रिविजन कराना चाहूंगा सभी लोकेशंस का जो अभी तक हमने देखी है न्यूज में। तो चलिए क्विकली देखते हैं। सी, यहाँ पर है वेनेजुएला, यहाँ पर है गयाना। इन दोनों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है इस रीजन को लेके, एस क्यूबा। ठीक है, इस रीजन को याद रखिए, बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है। ठीक है? तो वर्ल्ड का पूरा ध्यान है रशिया यूक्रेन वॉर पर और पैलेस्टीन इसराइल वॉर पर, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो जिस पे ध्यान देने की जरूरत है वर्ल्ड को। तो उसी में से एक है एस क्यूबा। ठीक है, तो अगर एस क्यूबा रीजन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे इसे गयाना में आता है, लेकिन क्लेम कर रहा है वेनेजुएला। क्लियर, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, मैं यहाँ पे मैप नहीं दिखा रहा हूँ बट आपको रखाइन स्टेट पता ही है, म्यांमार का। ठीक है, वहां से रोहिंग्यास का इशू शुरू हुआ था। उसके बाद फिर मिलिट्री जनता ने टेक ओवर कर लिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हटा दी, और अब सारी वहां की जो एथनिक ग्रुप्स वगैरह थे उन लोगों ने अटैक लॉन्च किया मिलिट्री के अगेंस्ट। ठीक है, और मिलिट्री भी काफी बैकफुट पे चली गई। फिर चाइना ने इनके बीच सीज फायर ब्रोकर करवाया है। ठीक है, तो वो आपको पता है। नेक्स्ट आते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया पे। तो यहां से दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक है नगोर्नो काराबख रीजन, जो कि लाई तो करता है अजरबैजान की टेरिटरी में। ठीक है, ये वाला पूरा अजरबैजान की टेरिटरी में है लेकिन बिलोंग करता था आर्मेनिया को। ठीक है, फाइनली अजरबैजान की मिलिट्री ने इसको कैप्चर कर लिया है। अब इसमें दो चीजें याद रखिएगा कि एक तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स का यहाँ पे प्रेजेंस देखा गया। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं ये मुस्लिम कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे ये टर्की है, टर्की सपोर्ट भी कर रहा है इसको। ये आर्मेनिया, दिस इज क्रिश्चियन कंट्री, राइट, दिस इज सपोर्टेड बाय रशिया, राइट। बट यहाँ पर इनका भी देखा गया और इवन तालिबान के फाइटर्स ने भी इनडायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया अजरबैजान के बिहाफ में। ठीक है, और इन्होंने आर्मेनिया नगोर्नो काराबख रीजन से आर्मेनिया को धकेल दिया और फाइनली अब ये रीजन पूरा अजरबैजान ने कैप्चर कर लिया है। ओके, तो अब यहाँ से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन जो बनेगी एग्जाम के लिए, वो बनेगी दिस वन, लचिन कॉरिडोर। ठीक है, लचिन कॉरिडोर क्या होता है? ये एक पतला सा रास्ता था जो अर्मेनिया के मेन लैंड को कनेक्ट करता था नगोर्नो काराबख से। ठीक है, तो यू विल रिमेंबर दी लचिन कॉरिडोर, राइट। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं ऐसे बॉक्स बना के, तीन इधर साइट और तीन कंट्रीज के नाम। ओके, और आप देख चुके हो पहले कि अब यूपीएससी ने आपकी वो जो गुंजाइश होती थी एलिमिनेशन की वो खत्म कर दी है। अगर तीनों लोकेशन पता है तो ही आंसर कर सकते हो, राइट। तो एक तो आपको एस्क्यूबा रीजन याद रखना है, दूसरा आपको लचिन कॉरिडोर याद रखना है। अब आ जाइए इस एरिया में। नाउ सी, दिस इज इजराइल। इसराइल में ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये नीचे का ट्राइंगुलर शेप, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग नगेव डेजर्ट, राइट। सेकंड, इसराइल का थोड़ा सा एरिया इस वाटर बॉडी से लगता है, ये वाली वाटर बॉडी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। अगली स्लाइड में और अच्छे से दिख जाएगा दिस वन, देखिए। यानी कि आप कह सकते हो कि इसराइल के पास इधर मेडिटेरियन सी में भी ओपनिंग है और इधर गल्फ ऑफ अकाबा में भी है। ठीक है, दिस गल्फ ऑफ अकाबा, और ये कनेक्ट हो जाती है रेड सी से। ठीक है, अब यहाँ ये जो लाइन है ये है हमारा स्विस कैनाल। ठीक है, और इसी का ऑल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो इजराइल है नगेव डेजर्ट से होते हुए, यहां से मेडिटेरियन सी से होते हुए, यहां से होते हुए गल्फ ऑफ अकाबा से रेड सी में आने के लिए एक ऑल्टरनेटिव डेवलप किया जा रहा है, या आप कह सकते हो कि ऐसा प्रपोज किया गया था कभी, जिसका नाम था बैन गुरियन कैनाल। ओके, एज एन ऑल्टरनेटिव टू स्विस कैनाल। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, नेगेव डेजर्ट से होके गुजरता है। नेक्स्ट हम लोग रेड सी में पहुंच जाएंगे। रेड सी से हम लोग आएंगे यहाँ पर बाबल मंडेब, दिस वन इज बाबल मंडेब, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो चीज आपको याद रखनी वो है इथियोपिया, क्योंकि कई बार ये कॉमन से वहां पे दिमाग नहीं चलता, क्योंकि ये एरिट्रिया अलग हो गया इथियोपिया से, तो अब इथियोपिया हो चुका है लैंडलॉक। इसके पास सी का एक्सेस नहीं है, रिमेंबर दैट। बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं कि इसने इटली को डिफीट कर दिया था, बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, इंडिया को भी इससे मोटिवेशन मिला कि वाइट सुप्रीमेसी इनविंसिबल नहीं है। ठीक है, इथियोपिया इज ए लैंडलॉक कंट्री। ऊपर है एरिट्रिया, इधर है जिबूती और ये है सोमालिया।
क्लियर यहाँ तक? ये है सोकोट्रा आइलैंड जो कि यमन के पास आते हैं, यमन है ये वाला रीजन, और इसी में हाउदी रेबल्स एक्टिव हैं, ठीक है, जो इस पूरे एरिया में बम्बार्डमेंट करते फिरते हैं। ऑलराइट, दूसरा आपको याद रखना है कि ये जो आप एनक्लेव देख रहे हो, ये टॉप वाला, ये आता है ओमान के अंडर में, ना कि यूएई के अंडर में। क्लियर? उसी तरीके से ये है आपका कतर, ठीक है? ये है आपका बहरीन, एंड दिस इज योर पर्शियन गल्फ, ठीक है, जो कि लाई करती है बिटवीन द ईरान, एशिया कंट्री, ठीक है, और सुन्नी, ये सऊदी अरेबिया इज सुन्नी कंट्री, राइट? जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मोमेंट प्लीज, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और रह गई है कि सऊदी अरेबिया ने एक बार धमकी दी थी कतर को कि मैं आपका ये जो लैंड बॉर्डर है ना, जो मुझसे कनेक्ट होता है, इसमें कैनाल बना दूंगा। उस कैनाल का नाम था सलवा कैनाल, ठीक है, सलवा कैनाल बना दूंगा ताकि आप एक आइलैंड में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है, लैंड कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो आप बैन गुरियन कनाल इसराइल से पास प्रपोज है, सलवा कैनाल कतर और सऊदी अरेबिया के बीच है, ठीक है, लचिन कॉरिडोर देख लिया है ऊपर, राइट? तो यहाँ पे ये पिक्चर और क्लियर दिख जाएगी आपको। ये जो रीजन है ना, ये वाला, यहाँ पे सलवा कैनाल बनाने की बात करता है। ये जो एनक्लेव है, ये ऊपर टॉप का, ये ओमान की टेरिटरी है, ना कि यूएई की, राइट? ये है आपका गल्फ ऑफ एडन, दिस एरिया, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, दिस वन इज बाबल मंडेब। ऑलराइट, और क्या रह गया है यहाँ पे? ठीक है, आगे चलते हैं। ये है इसराइल का इशू, ठीक है, ये है वो गाजा स्ट्रिप जहाँ पे पूरा अटैक हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में ओपन होती है, बट यहाँ पे पूरा नेवल ब्लॉकेट कर रखा है इसराइल ने, ठीक है, कोई एक्सेस नहीं मिलता गाजा वालों को। दूसरा तेल अवीव, ये उसकी कैपिटल थी, ठीक है, और ये है पैलेस्टीन का हाफ पार्ट। एक तो ये हो गया गाजा स्ट्रिप, और ये कहलाता है वेस्ट बैंक, इसकी कैपिटल है रामल्ला, ठीक है। ये है गोलन हाइट्स, जो कि एग्जैक्टली सीरिया की टेरिटरी मानी जाती थी। यूएन ने कहा भी इसराइल को कि आप अपनी आर्मी हटाइए यहाँ से, बट ये जो ग्रीन में आप एरिया देख रहे हैं, ये इसराइल ने अपने अंडर में कैप्चर कर रखा है, ठीक है, बिलोंग करता है सीरिया को, बट कैप्चर कर रखा है इसराइल ने। ऊपर है लेबनन, लेबनन में एक टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है, दैट इज हिजबुल्ला, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ ये जो गाजा सिटी है, गाजा स्ट्रिप, यहाँ पर कौन एक्टिव है? हमास, जिसने सारा झगड़ा शुरू किया है, ठीक है। हमास इज ए सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी ईरान उसको सपोर्ट करता है। हिजबुल्ला इज ए शिया ऑर्गेनाइजेशन, राइट। उसी तरीके से यहाँ यमन में कौन एक्टिव है? हाउदी रेबल्स, ठीक है। हाउदी रेबल्स इज ऑल्सो ए शिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। अब देखिए, ये है पूरा सोमालिया, जो आप ऊपर देख रहे हो ना, कहाँ गया दिस वन, ये पूरा सोमालिया है। बट इस सोमालिया का ये जो इतना एरिया है ना, ये अपने आप को अलग कर लिया था इसने 91 में, और ये कहता है कि मैं एक अलग देश हूँ सोमालीलैंड, लेकिन वर्ल्ड में कोई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। दैट इज वन थिंग, ठीक है। और इस पूरे सोमालिया में एक्टिव है एक और टेररिस्ट ग्रुप जिसका नाम है अल शबाब, ठीक है। तो आपको टेररिस्ट ग्रुप के नाम देकर भी मैच करने को दिया जा सकता है प्रीलिम्स में, ऑलराइट, कि अल शबाब कहाँ एक्टिव है? तो वो एक्टिव है सोमालिया में, ठीक है। हमास कहाँ एक्टिव है? गाजा में। हिजबुल्ला कहाँ एक्टिव है? लेबनान में। इस्लामिक स्टेट कहाँ एक्टिव है? तो वो अफगानिस्तान में, ठीक है। और उसके बाद हाउदी रेबल्स कहाँ एक्टिव है? तो वो है यमन में, ठीक है। ये पांचों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को याद रखिएगा, क्लियर। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि इथियोपिया लैंडलॉक है, बट उसको पोर्ट का एक्सेस चाहिए। तो सोमाली लैंड और इसने एक डील की आपस में। सोमाली लैंड ने कहा कि मेरे पास है पोर्ट बैरबैरा, ठीक है, ये वाला, ये रीजन, आप मेरा पोर्ट यूज कर लीजिए, बट इन रिटर्न इथियोपिया, आप मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं, ठीक है। ये डील हुई है दोनों के बीच, क्लियर। तो अल शबाब ने दोनों को थ्रेट किया कि मैं आप दोनों पे अटैक करूंगा। अब हम आ जाते हैं ब्लैक सी पर, यूक्रेन और रशिया वॉर के रिस्पेक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, दिस इज सी ऑफ अजोव। अब अगर मुझे सी ऑफ अजोव से ब्लैक सी में आना होगा तो मुझे क्रॉस करनी करेगी कर्च स्ट्रेट, दिस वन, ठीक है। तो कर्च स्ट्रेट कहां है? तो इट कनेक्ट्स दी सी ऑफ अजोव विद ब्लैक सी, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर ब्लैक सी की नेबरिंग कंट्रीज आप याद रखेंगे तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। रशिया है, यूक्रेन है, टर्की है, ठीक है, तीन बड़ी कंट्रीज हो गई। इधर से दो उठा लेना, रोमानिया एंड बुल्गारिया, एंड ऑल आर नाटो मेंबर्स, ठीक है। दिस टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, ऑल थ्री आर नाटो मेंबर, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इधर से फिर एक कंट्री आ जाएगी, जॉर्जिया, हो गया याद, ठीक है, इतना सही है, ऑलराइट। और कोई ज्यादा कंट्री नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, यूक्रेन,
रशिया, टर्की, 3 बिग कंट्री, ठीक है। रोमानिया, बुल्गारिया अलोंग विद टर्की, तीनों मेंबर हैं नाटो के, और यहां से आ जाएगा जॉर्जिया। क्लियर, रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। अब मुझे आपको जो बताना है कि हम सी ऑफ अजोव से निकले ब्लैक सी में, तो हमने क्रॉस की कर्च स्ट्रेट, ठीक है। उसी तरीके से जब हम ब्लैक सी से इस तरफ आएंगे, ये हमारा मेडिटेरियन सी आ गया, ठीक है, एजियन सी उसी का पार्ट है। तो अब मुझे यहां से देखिए, एक तो ये यहां से पास होना होगा, फिर मैं आऊंगा सी ऑफ मरमरा में, और फिर मुझे यहां से एक और स्ट्रेट पास करनी पड़ेगी, फिर मैं आऊंगा एजेंसी में। तो ये स्ट्रेट के नाम भी आपके लिए जरूरी है, ठीक है। वो इस मैप में दिखेगा आपको, ये रहा ब्लैक सी, ठीक है। वहां से मैं क्रॉस करूंगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट से हम एंटर करेंगे सी ऑफ मरमरा में, और सी ऑफ मरमरा से हम एंटर करेंगे डार्डेनल स्ट्रेट, ये जो पतली स्ट्रिप देख रहे हैं, और डार्डेनल स्ट्रेट से हम आ जाएंगे एजेंसी में। क्लियर, समझ में आया पूरा पूरा, ठीक है। ये एक स्ट्रेट, ये दो स्ट्रेट, और फिर एजेंसी में। यानी कि अगर मैं आपको सीक्वेंस बना के दूं, चलिए बना लेते हैं। तो सबसे ऊपर है सी ऑफ अजोव, अगर एक शिप चलती है सी ऑफ अजोव से, फिर कहां निकलेगी, कर्च स्ट्रेट से होते हुए ब्लैक सी में आ जाएगी, राइट। ब्लैक सी से मुझे आगे जाना है, तो अब मैं जाऊंगा बॉस्फोरस स्ट्रेट में, बॉस्फोरस स्ट्रेट से मैं पहुंचूंगा सी ऑफ मरमरा में, ठीक है। और सी ऑफ मरमरा से हम फिर गुजरेंगे डार्डेनल स्ट्रेट में, ओके। और डार्डेनल स्ट्रेट से हम आ जाएंगे एजियन सी में, ठीक है। और एजियन सी से हम आ जाएंगे प्रॉपर मेडिटेरेनियन सी में, ओके। सो दैट कंप्लीट्स योर मैप लोकेशन जो मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, एक और बात, मेडिटेरेनियन सी के साथ इस एरिया से 3 कंट्रीज टच करती हैं, अच्छे से याद रख लो। इजराइल हो गया, ठीक है, ऊपर लेबनान हो गया, और ये जो सीरिया दिख रहा है ना, इसका भी काफी सारा पार्ट इधर आएगा जो मैप में आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर आप फुटबॉल वगैरह देखते हैं तो आप जानते हैं कि इंडियन सुपर लीग होती है फुटबॉल की इंडिया में, ठीक है। तो इजराइल, सीरिया एंड लेबनान, ये 3 कंट्री हैं जो मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैप लोकेशन डिस्कस की, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी है, बहुत सारी हैं। धीरे धीरे डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको ग्रास्प भी करते चलें, ठीक है। चलें वापस न्यूज़पेपर पे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ओके, इजराइल कंटिन्यूज टू बम्बार्ड द टारगेट्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ गाजा वगैरह, ठीक है, वो सारी न्यूज वही है, हम देख चुके हैं। हाउ दी फायर्ड मिसाइल्स ऑन यूएस शिप इन रेड सी, तो ये भी हम देख चुके हैं, हाउ द रेबल्स वगैरह, ठीक है। वो जो रेड सी वाला वीडियो है, एक ऑल अबाउट रेड सी मेंस 450 प्लस में, उसको एक बार देख लेना, वहां सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, एक बार में समझ लो, रोज रोज न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और यहाँ पर हाउदी रेबल से सेफगार्ड करने के लिए यूएसए ने एक मिशन लॉन्च किया है, दैट इज मिशन प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ओके। इस मिशन का नाम याद रखेंगे, हाउदी रेबल्स के अगेंस्ट, ठीक है। अब देखिए, चाइना पर यूएसए ने अपने यहाँ बैन लगाया था कि चाइना के साथ सेमीकंडक्टर वगैरह की टेक्नोलॉजी वगैरह शेयर नहीं करेंगी कोई भी प्राइवेट कंपनी, और ना ही कोई एक्सपोर्ट करेगा। बट उसके बाद भी देखिए कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये है कि काफी सारे नेविडिया, ठीक है, एनवीडीए सेमीकंडक्टर जो बैन किए थे यूएस ने, वो परचेज किए गए हैं चाइना के द्वारा, ठीक है। तो ये हाईलाइट करता है कि डिफिकल्टी है वॉशिंगटन के लिए कि डेस्पाइट इट्स बैन इन कंप्लीटली कटिंग ऑफ चाइना's एक्सेस टू एडवांस यूएस चिप्स that could fuel the breakthrough in artificial intelligence and sophisticated computers for its military, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लीडर बनने की तरफ है चाइना, बट यूएस नहीं चाहता कि वो बने, तो उसने क्या किया कि इन सब के लिए जरूरी, सबसे जरूरी चीज क्या है, सेमीकंडक्टर। तो उसने कहा कि एडवांस सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, लाइक लेस देन 10 नैनोमीटर टाइप के, ये चाइना के साथ कोई प्राइवेट कंपनी शेयर नहीं करेगी। और नीदरलैंड ने भी इसी तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाई चाइना पे, बट उसके बाद भी चाइना ने सोर्स कर ही लिए कहीं ना कहीं से, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो अंडर मार्केट, अंडरग्राउंड। नेक्स्ट, इनके हारने की पूरे पूरे पॉसिबिलिटी हैं इलेक्शन में, ठीक है। बीजिंग मुइजू मॉलडीव्स वाला, ठीक है, ये कह रहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है चाइना। तो इस पर मैंने ऑलरेडी इंडिया मॉलडीव्स रिलेशन पर एक पूरा मेंस 450 प्लस का वीडियो बनाया है, ठीक है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद नॉर्थ कोरिया के मिनिस्टर मॉस्को गए। अब यूएसए हमेशा से क्या एलिगेशन लगा रहा है, यूएसए एलिगेशन लगा रहा है कि ये जो रशिया है, रशिया और नॉर्थ कोरिया, ये आपस में डील करते रहते हैं, जबकि दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं नॉर्थ कोरिया पे, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया ने इवन काफी सारे मिलिट्री एड, यानी कि इक्विपमेंट, मिसाइल वगैरह सप्लाई भी किया रशिया को अगेंस्ट द वॉर इन यूक्रेन, ऑलराइट। तो मैं आपको पहले ये सब स्टोरी समझा भी चुका हूं कि ये जो नेक्सस बन रहा है ना, ऊपर रशिया, नीचे चाइना, इधर नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और फिर इधर ईरान और कुछ हद तक पाकिस्तान और साथ में अफगानिस्तान, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं एंटी यूएस अलायंस ही है, और सबके बीच में फंसेगा इंडिया, ठीक है। नॉर्थ कोरिया के इससे परेशान है इधर जापान, नीचे ताइवान, ओके, और अपना साउथ कोरिया,
ठीक है, यूएसए दूर बैठा है, ऑस्ट्रेलिया भी दूर बैठा है, ठीक है, क्वाड बना लिया हमने, आकुस बना लिया, सब बना लिया, बट ये जो पूरा अलायंस बन रहा है ना एंटी यूएस, ठीक है, ये अल्टीमेटली हॉन्ट सिर्फ दो ही कंट्रीज को करेगा, एक है जापान और यहाँ बीच में है इंडिया। ठीक है, इसलिए हम लोगों को ना चाहते हुए भी यूएस से पार्टनरशिप स्ट्रांग करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए तो ये आप कह सकते हो कि एक नई तरह की कोल्ड वॉर जैसी चीज स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं पहले। राइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये स्विट्जरलैंड का नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो स्टैब्लिश किया गया था 1971 में, बेस्ड इन जेनेवा। ठीक है, देन इट इज रिकग्नाइज्ड बाय द स्विस अथॉरिटीज। इसका मोस्टली काम क्या होता है कि ये एंगेज करता है दुनिया भर के बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक और अदर लीडर्स को, ताकि हम डिस्कस कर सकें प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस जो सोसाइटी, ग्लोबल लेवल या रीजनल लेवल पर सामने हैं। ठीक है, इसके फाउंडर थे क्लॉस शॉब, याद रखे जाए तो ठीक है, नहीं रखा जाए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि इसकी रिपोर्ट्स क्यों, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, ओके, और इनसेट के साथ मिलकर और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पब्लिश की जाती है रिपोर्ट। ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो आंसर इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, उसी तरीके से 2019 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो आंसर इज अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी आपको 2 मार्क्स देकर जाते हैं, इनको अपन को खराब नहीं करना। ठीक है, इनको शॉर्ट शॉर्ट हमें इनसे आंसर निकालना ही है, तो इसलिए मैंने सारी रिपोर्ट्स यहाँ लिस्ट डाउन कर ली, एक बार नजर मार लेना। ओके, तो यहाँ पर ये लोग मीटिंग करेंगे अभी, तो चैलेंजेस क्या है इनके सामने कि अर्थ हीटिंग अप, ठीक है, 23 सबसे हाईएस्ट, सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में, वर्ल्ड इकोनॉमी, यूक्रेन वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैलेंज बन रहा है इंक्लूडिंग डीप फेक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन सब चीजों पर डिस्कस करेगा। डेवोस में मीटिंग होगी, स्विट्जरलैंड में आता है। राइट, डेवोस समिट पे वापस आ जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इन डेवोस, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अगर आप यूपीएससी के ही कोई दूसरे भी एग्जाम देते हैं जैसे सीएफ, पीएफ, सीडीएस वगैरह, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार नजर डाल लो। एंटोनियो ग्यूटेरस यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं। अजय बांगा, ही इज प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। एंड टेड्रोस अधानोम, ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रख लेना अगर आप सिविल सर्विस के अलावा भी कोई दूसरा यूपीएससी एग्जाम दे रहे हो तो। ठीक है, फाउंडर कौन थे अभी देखा था हमने, क्लॉस शॉब। ठीक है, ही फाउंडेड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 1971। ओरिजिनली इसका नाम था यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम। राइट, नाउ यहाँ पर ये कहते हैं कंपनी शुड सर्व ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स एंड नॉट जस्ट इट्स शेयर होल्डर। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए कंपनी होती है उसमें शेयर होल्डर्स तो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, जिन्होंने उसके शेयर खरीदे, बस स्टेक होल्डर सभी होते हैं। जैसे अगर आपके गांव के आसपास कोई कंपनी आई है, ठीक है, सपोज कि वो कपड़ा बना रही है, लेदर बना रही है, शूज बना रही है, तो उसमें आप रहते हो उस एरिया में, ठीक है, तो वहां की अगर एयर पॉल्यूशन होती है, ठीक है, या वहां की नदियों का पानी यूज किया जाता है, और अगर वाटर भी पॉल्यूशन हो रहा है कि वहां पे गंदी वो भी की जा रही है, ठीक है, तो आप जो सब लोग वहां रह रहे हो उस गांव में, आप सब भी स्टेक होल्डर हो। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आंसर में कभी यूज करने के लिए, स्पेशली एथिक्स में, कि कंपनी को सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि आपके ऑपरेशन से जो कोई भी अफेक्ट हो रहा है वो सब स्टेक होल्डर है वहां पर। ठीक है, आप वहां पॉल्यूशन कर रहे हो, अगर आप लोग वहां पर, ठीक है, आपने वहां पे जमीन ली है, डिफॉरेस्टेशन किया है, तो वहां रहने वाली पूरी कम्युनिटी स्टेक होल्डर है इस कंपनी में। ठीक है, नाउ टू कंसिडर द मेजर ग्लोबल इश्यूज एंड ब्रेनस्टॉर्म ऑन देयर सॉल्यूशन। अब 1973 में क्या हुआ था कि एक तो कोलैप्स कर गए थे ब्रेटन वुड फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह को। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, ब्रेटन वुड्स में मीटिंग हुई, ये 2 इंस्टीट्यूट बन के आए। यहाँ पे फिक्स किया गया कि जिस कंट्री के पास जितना गोल्ड है ना, तो उस हिसाब से लिंक कर दिया जाएगा कि आपकी करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी यानी कि इंडियन रुपी, इंडियन डॉलर के कितने बराबर होगा। ठीक है, इसको कहते थे फिक्स एक्सचेंज रेट। तो ये सिस्टम कोलैप्स कर गया। ठीक है, अरब इजराइल वॉर भी हो गई इसी टाइम पर, तो फिर इसने अपना जो फोकस था वो एक्सपेंड किया टुवर्ड्स इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज एज वेल। ठीक है, फिर इसने इंट्रोड्यूस की मेंबरशिप सिस्टम, तो वहां से सारी कंपनीज, गवर्नमेंट वगैरह ने मेंबरशिप लेना शुरू की। यहाँ पर स्नो लेपर्ड की बात है, तो ये मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, इसका शॉर्ट नोट भी दिया है मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाती है वहां की, और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से पार्क की बात कर रहे हैं। दार्जिलिंग पादमाजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रीडिंग हुई है 77 स्नो लेपर्ड्स की, और मैं आपको स्नो लेपर्ड्स वगैरह के बारे में बता चुका हूँ पहले। ठीक है, इंडियन बिग कैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में मैंने बात की आपके साथ, जो अपना रिवीजन लेक्चर है उसके लेक्चर नंबर 2 में। ओके, नाउ मोदी एंड पुतिन इन्होंने फोन पे बात की है।
ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजिक टाइज वगैरह को लेकर, बट नथिंग न्यू। ठीक है, वही कि यूक्रेन का पीसफुल सॉल्यूशन निकालिए एंड आपस में कोलैबोरेट करेंगे इंपॉर्टेंट इश्यूज पे वगैरह वगैरह। अब देखिए यहाँ पर एक टीन को 5 महीने की सजा सिर्फ इसलिए हो गई बिकॉज ही स्पिट ऑन ए प्रोसेशन। ठीक है, एक प्रोसेशन निकल रहा था महाकाल लोक में, उज्जैन में, मध्य प्रदेश के। ठीक है, तो वहां पर इसने स्पिट किया था उस पर। तो ऐसी लोगों के बहकावे या ज्यादा जोश में आके ऐसी हरकतें नहीं करना, आजकल बहुत लंबी सजा हो जाती है ऐसे में। ये कहने के लिए छोटी बात है, बट उसकी लाइफ जरूर खराब होगी। ठीक है, मिस्टर जयशंकर ईरान गए हुए हैं। ईरान मैंने आपको बताया भी था इनकी विजिट का जो मेन रीजन है वो है हाउदी रेबल्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले वो हर कंटेनर पे अटैक कर रहे हैं, जिससे हमारे इंडियन बिजनेसमैन के लिए एक्सपोर्ट कॉस्ट वगैरह जो है वो सब इंक्रीज हो गई। इंश्योरेंस के प्राइस इंक्रीज हो गए। ठीक है, क्योंकि अगर आप हम पूरा नीचे साउथ अफ्रीका से घूम के जाएंगे केप ऑफ गुड होप से, तो बहुत कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज भी ज्यादा लगेंगे और आप कह सकते हो कि एक्स्ट्रा 4,000 किलोमीटर और चलना पड़ेगा शिप को। ठीक है, तो ये हाउदी रेबल्स ना रशियन शिप्स पर अटैक नहीं करते। क्यों? क्योंकि रशिया की अच्छी खासी दोस्ती है ईरान के साथ, और ईरान ही इन हाउती रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है यमन में। ऑलराइट, तो इंडिया भी यही कोशिश कर रहा है कि हम ईरान को बताएं कि हमारे आपके साथ कोई वो इशू नहीं है। ठीक है, हमने अगर आपके साथ ऑयल इंपोर्ट कम भी किया है तो वो इसलिए किया है क्योंकि हम आपको पे नहीं कर सकते ना, डॉलर में आप पे सैंक्शन लगे हुए हैं और इंडियन रुपी में आप पेमेंट ले नहीं रहे हो। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यूएस ने कह दिया कि ऑयल इंपोर्ट बंद करो तो हमने कर दिया। रीजन, मेन रीजन वॉज द पेमेंट। ठीक है, उसके बाद चाहबार एक पोर्ट था, ठीक है, जो इंडिया डेवलप कर रहा था, बट इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा डिले हुआ, ऑल बिकॉज ऑफ सैंक्शन, अगेन यूएस सैंक्शन वगैरह। तो फिर ईरान ने कहा कि आप छोड़ दीजिए, हम लोग खुद डेवलप कर लेंगे। राइट, तो ये दो इशू हैं ईरान और इनके बीच। बट अभी जो मीटिंग है वो मेन हाउदी रेबल्स की वजह से ये मीटिंग की जा रही है, ताकि हमारे एक्सपोर्ट वगैरह पे असर ना पड़े। अब देखिए यहाँ पे वही बात आ गई, क्राइसिस इन रेड सी कैन इम्पैक्ट इंडिया एज 80% ऑफ द एक्सपोर्ट टू यूरोप टेक्स प्लेस वाया रेड सी। ठीक है, अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में हम जो भेज रहे हैं तो 20% तो हम इधर से ही भेज सकते हैं लैंड वगैरह से, लेकिन जो 80% है वो रेड सी से होके जा रहा है। ठीक है, तो ये जो 80% ट्रेड है यूरोप के साथ, इस पे थ्रेट पड़ रहा है, यहाँ पर जो बवाल चल रहा है उस वजह से। रेड सी शिपिंग क्राइसिस कुड इम्पैक्ट इंडिया एक्सपोर्ट टू यूरोप द मोस्ट, एज अबाउट 80% ऑफ द आउटबाउंड शिपमेंट्स टू यूरोप टेक प्लेस थ्रू रेड सी रीजन। इट्स लो ड्यू टू, पहली बात तो कि यूरोप में डिमांड थोड़ी वीक हो गई है। ओके, चीज़ों की डिमांड वैसे ही नहीं है। और ईयू हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 15% एक्सपोर्ट जाता है यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मार्केट है। एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारा उसके उसके साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं यूरोप को और इम्पोर्ट कम करते हैं, तो हमें ऐसे पार्टनर लूज भी नहीं करने। अब यूरोप के साथ दो इशू आ रहे हैं जो हमारे एक्सपोर्ट पे असर करेंगे। एक है सीबीएम, ठीक है, ये मैंने आपके साथ ब्रेनस्टॉर्म में डिस्कस किया है पूरा डिटेल में, वहां से देख लेना। दूसरा है ईयू का डिफॉरेस्टेशन लॉ, जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स को हिट करेगा। यूएस एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो थ्रू दी स्विस रूट। ओके, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ गए हैं। इसके अलावा 95% ऑफ द वेसल्स रीरूटेड थ्रू द केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के पास। ठीक है, तो अब इतना लंबा डिस्टेंस करने की वजह से 4 से 6 हज़ार नॉटिकल माइल्स ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। 14 to 20 डेज की जर्नी हो गई है, जो कि 6 दिन में कवर हो जाती थी, अब वो 14 से 20 दिन ले रही है। ठीक है, फ्लाइट चार्जेस हाई हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे जो एक्सपोर्ट है वो कॉस्टली होंगे, तो वहां पे हमारी कॉम्पिटेटिव एज चली जाएगी। हायर फ्लाइट कॉस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड लॉन्गर ट्रांजिट टाइम। ठीक है, इंडिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रेट डाउन टू 11.28%। ठीक है, ये नीति आयोग का कहना है। अब मैं आपको इसके बारे में भी कुछ बातें बता देता हूँ। देखिए, दो इंडेक्स होते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। एक है जो ऑक्सफैम पब्लिश करता है। ठीक है, राइट, तो ये जो पब्लिश करता है ना, उसके पैरामीटर्स देख लीजिए। हेल्थ को वेटेज देता है 1/3, एजुकेशन को वेटेज देता है 1/3, और लिविंग स्टैंडर्ड को भी 1/3। अब इस 1/3 को दो में डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, 1/6, तो ये है न्यूट्रिशन और ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये हेल्थ की बात हो गई। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी आप टोटल कितने साल स्कूल गए, 5 साल, 10 साल, 12 साल। ठीक है, और स्कूल में अटेंडेंस कैसी थी आपकी। ठीक है, तो इसका वेटेज भी 1/6। ओके, 10 इंडिकेटर्स है टोटल। उसका लिविंग स्टैंडर्ड में सारी चीजें आ जाएंगी। कुकिंग फ्यूल अवेलेबल है या नहीं आपके पास, सैनिटेशन है या नहीं, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड एसेट। ठीक है, तो ये 10 पैरामीटर्स किसके हो गए, ये ऑक्सफोर्ड वाले उसके। ठीक है, अब इंडिया के नीति आयोग ने भी इसी पर बेस अपना एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया। ठीक है, लेकिन हमने यूज करे 12 पैरामीटर्स। ठीक है, तो हमने वहां पर दो थे सिर्फ, न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड एंड अडोलसेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, ऊपर ये देखिए न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी में हमने एडोलसेंट वर्ड और जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद मैटरनल हेल्थ हमने एक और पैरामीटर इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो 1/3 था वो डिवाइड होकर क्या हो गया, 1/6 न्यूट्रिशन, और चाइल्ड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को भी दो में डिवाइड कर दिया, तो 1/6 को डिवाइड किया तो 1/12। ठीक है, एजुकेशन में सेम रखा हमने, और यहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, बैंक अकाउंट, यानी कि आप समझ सकते हो पीएम जन धन योजना वाली वजह से।
ठीक है, तो वहां 10 पैरामीटर थे ऑक्सफोर्ड वाले में, और नीति आयोग वाले में 12 पैरामीटर्स हैं। ठीक है, दो नए क्या हैं, मैटरनल हेल्थ यानी मदर की हेल्थ भी एम्फेसाइज की इंडिया ने, और बैंक अकाउंट एक्सेस है यानी वो भी एम्फेसाइज किया। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। ना यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने एक मेंस में वीडियो बना रखा है मेंस 450 में, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर। ठीक है, उसको आपको देखना ही है क्योंकि इंडिया ने पब्लिश भी की थी लिस्ट, और 30 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आइडेंटिफाई भी किया था। और मैं अब भी आपको कह रहा हूँ कि उन 30 के नाम एक बार नजर डाल लीजिएगा। पहले यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं माइनर मिनरल्स कौन से हैं इनमें से, 200 मिनरल्स हैं। ठीक है, बट फिर भी उसने क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ तो सिर्फ 30 है, एक बार नजर डाल लेना बस। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन आपके सामने ही होते हैं, अगर एक बार देखा होगा पहचान लोगे। इंडिया विल पंप 200 करोड़ टू एक्सप्लोर एंड डेवलप 5 लिथियम माइंस इन अर्जेंटीना। अब मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में कि हमने एक काबिल नाम की एजेंसी बनाई है, अलग अलग पीएसयू ने मिलके। ठीक है, कि हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास तो रिजर्व नहीं है, लेकिन जिन कंट्रीज में वहां पे हम एक्वायर तो कर सकते हैं ना माइंस, उस पर तो कोई लिमिट नहीं है। तो ये काबिल यही काम करता है। ठीक है, तो अर्जेंटीना में हम लोग 5 माइंस एक्वायर कर रहे हैं 200 करोड़ रुपए खर्च करके। लिथियम इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज के बिना कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चल सकता। सर्वाइकल कैंसर है, इसके बारे में हम काफी चीजें देख चुके हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वगैरह। ठीक है, विमेन में सेकंड मोस्ट जो कैंसर होते हैं वो यही है। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर। Now, government is planning to include cervical cancer vaccine in universal immunization program and targeting the girls from age group of 9 to 14. ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। प्रेजेंस ऑफ persistent high risk type of human papilloma virus infection along with co-factors like low socioeconomic condition, लो इम्यूनिटी स्टेटस, अदर जेनाइटल इन्फेक्शन, स्मोकिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं सर्वाइकल कैंसर के लिए। बट सर्वाइकल कैंसर हाईली प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल भी है, लेकिन अगर आप जल्दी डिटेक्ट कर लो तो। सर्वाइकल कैंसर हैज ए लॉन्ग प्री इन्वेसिव फेज दैट लास्ट 10 to 50 ईयर्स। ठीक है, जब ये सिम्टम्स देखना शुरू होंगे ना, 10-15 साल तक वो आपकी बॉडी में डेवलप होता है, तब जाकर आपको कैंसर कॉज करता है। तो बेटर है कि आप जल्दी डिटेक्ट कर लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। अपॉर्चुनिटी टू डिटेक्ट एंड ट्रीट प्रोवाइड करता है आपको। 93% क्योर रेट है इसका। ठीक है, तो ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सर्वाइकल कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू एचपीवी वैक्सीनेशन ऑफ गर्ल्स। बट चैलेंजेस क्या है? देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, फियर ऑफ कैंसर, अर्ली सिम्टम्स ऑफ डिजीज नॉट बीइंग एविडेंट एंड women not being screened आर दी रीजंस। ओके, सो दीज आर दी रीजंस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ ने एक सर्वे किया था, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आजकल मैं आपको ये चीजें एम्फेसाइज करता हूँ क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, वो आपसे 2-4 इंस्टीट्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे वीआईटी, ठीक है, उसके बाद आपका सीरम इंस्टीट्यूट, आईआईएससी, इनके हेडक्वार्टर पूछ सकता है कभी, सतीश धवन स्पेस सेंटर, इन सब के। Cervical cancer is the only non-communicable disease that can be eliminated. Okay, this is very important point. Remember it. Okay, और हमारा गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4 क्या है? वो कहता है रिड्यूसिंग द प्रीमैच्योर डेथ बाय 1/3 बाय 2030. Widespread HPV vaccine screening, early diagnosis, treatment of cervical, pre-cancer and cancer. The proposed targets are 90% girls fully vaccinated in 50 by 15 years of age with 2 doses of vaccine. ठीक है, तो ये हमारा गोल है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये प्रोग्राम हमने पहले लॉन्च भी किया था। ठीक है, इसके अलावा हमें ये वैक्सीनेशन करने के अलावा और क्या क्या जरूरत है? तो वी शुड स्ट्रेंथन द पॉपुलेशन लेवल अवेयरनेस ऑन कॉजेज एज वेल एज प्रिवेंशन मेथड, एनकरेज द अपटेक ऑफ एचपीवी वैक्सीन, डिवाइस स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम वैक्सीन हेजिटेंसी, encourage age appropriate screening combined with capacity building for scaling up pre-cancer treatment processes, smooth referral linkage, ensuring quality cancer treatment and palliative care services as required, and ultimately strengthening the health systems. Okay, so these all are your way forward कि हमें और क्या करने की जरूरत है other than the vaccination. Now, integrating latest technology for accurate and early diagnosis. Mechanism to reduce the financial burden for care should be strengthened. That is a PM जन आरोग्य योजना जो आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है 5 लाख तक का। Now it is essential to build and strengthen partnership at the primary, secondary and tertiary hospital level with NGOs working in communities and innovators striving to develop test at individual level and public health professional. ठीक है, तो ये पूरा आपका वे फॉरवर्ड बन जाता है कि हमें और क्या करने की जरूरत है। मॉलडीव्स पर मैं आपको पूरा एकदम 360 डिग्री कवरेज दे चुका हूं, उसमें कुछ नया नहीं है, उस वीडियो को देख लेना अगर अब तक नहीं देखा है तो। ठीक है, ये एसपी हैं यूपी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे गवर्नमेंट के लिए। मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था टू इम्प्रूव द विमेन सेफ्टी, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट, टू एंश्योर द स्कीम्स और बेनिफिट जो वीमेन के लिए हैं वो उन तक पहुंचे। अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन रीचेस द लास्ट माइल। और सेकंड, इस मिशन का सेकंड प्रोविजन था विमेन सेफ्टी बाय इंश्योरिंग इजी एक्सेस टू लॉ एनफोर्समेंट सर्विसेज,
क्रैकिंग डाउन ऑन क्राइम अगेंस्ट women एंड गेटिंग क्रिमिनल्स पनिश इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो इसके लिए स्पेशल women हेल्प डेस्क बनाई गई। नाउ अब देखिए पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन और चार्जेस सबमिट करना नहीं है, बट उनका गोल होना चाहिए एक्चुअल कन्विक्शन हो। ठीक है, अब एक्चुअल कन्विक्शन के लिए जरूरी है कि आपने एविडेंस बहुत अच्छे जुटाए हों। ठीक है, और इस एविडेंस को जुटाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक अच्छी फॉरेंसिक टीम चाहिए। राइट, एक पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक, वरना कई बार क्या होता है कि आप साइट पर पहुंचे, जैसे आरुषि तलवार का मर्डर केस हुआ था, उसमें जो जांच कर रहे थे, जो हेड थे, उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कहा कि यार जब हम लोग पहुंचे तो उसके बाद पुलिस वालों के थ्रू ही सारे एविडेंस मिट गए थे। ठीक है, कई दरवाजे पे हाथ लगा दिया खोलने के लिए उन्होंने। ठीक है, मतलब एकदम अनट्रेन्ड पुलिस थी। जब वो पहली बार जो पुलिस पहुंची, टोटली अनट्रेन्ड, कि आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे इस गेट पर तो वो एविडेंस मिट जाएंगे। राइट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ए वीक लिंक इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। और आपकी जितने अच्छे एविडेंस कलेक्शन होंगे, उतनी स्ट्रांग आपकी चार्जशीट बनेगी, उतनी ही जल्दी जज फैसला दे पाएगा। अगर आपकी ही चार्जशीट वीक है तो जज क्या कर लेगा, फिर कोर्ट को ब्लेम करना कि आपके फैसले सही नहीं आते हैं, डिले होता है, तो उसमें उनकी गलती नहीं है। जितनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन होगी उतनी जल्दी फैसले आएंगे। तो हमें जरूरत है टू एक्सपैंड द नेटवर्क ऑफ फॉरेंसिक लैब्स। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स वो बढ़ाई जाए एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द साइंटिफिक एविडेंस ड्रिवन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। ये ये बता रही हैं कि कन्विक्शन स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में 37% है, महाराष्ट्र में सिर्फ 11% है, वेस्ट बंगाल में 8.9% है। ठीक है, जबकि इनके अकॉर्डिंग इनके यूपी में बहुत अच्छा है। तो हाथरस केस और ये और वो सब फालतू की बात नहीं है जैसे। एनीवे, दिस आर्टिकल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसमें बस एक सिंपल बात ही कह रहे हैं कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं मनोज पांडे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि टेररिस्ट को एलिमिनेट नहीं करना है, हमें एक गुडविल बनानी है पब्लिक के बीच में ताकि टेररिज्म एलिमिनेट हो सके। ये टेररिज्म को एलिमिनेट करना है, टेररिस्ट को नहीं। ठीक है, तो नंबर ऑफ किलिंग्स को एम्फेसाइज नहीं करना है कि देखिए इतने सारे टेररिस्ट को हमने किल कर दिया। नो, टेररिस्ट कभी खत्म नहीं किए जा सकते क्योंकि वो तो रिक्रूट होते रहेंगे नए नए। लेकिन जो टेररिज्म है, जो आइडियोलॉजी की वजह से है, वो एलिमिनेट करना है, और वो होगा पब्लिक, वहां की पब्लिक, लोकल पब्लिक के साथ एक गुडविल क्रिएट करके। तो जो 3 सिविलियंस को असॉल्ट किया है आर्मी ने, उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, वो अच्छा नहीं है। उसने इस गुडविल को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया आर्मी की। राइट, बस इतना ही क्रक्स है उस आर्टिकल का, नॉट इंपॉर्टेंट। अब चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी के लिए मैंने आपको सारी मैप लोकेशन पहले समझाई थी। नो सी, इस वक्त 2024 में वर्ल्ड के सामने क्या चैलेंजेस है, आपके दिमाग में क्या आता है? ये कुछ चैलेंजेस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो वो क्या है? देखिए, सबसे पहला कि सभी कंट्रीज में ना नेशनलिज्म, या आप कह लीजिए कि हाइपर नेशनलिज्म बढ़ रहा है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, हाइपर नेशनलिज्म। ठीक है, इंडिया में देख लीजिए। ठीक है, मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक परसेप्शन बन रहा है। ठीक है, दूसरा मॉलडीव्स में देख लीजिए, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, हाइपर नेशनलिज्म बन रहा है। ठीक, लगभग हर कंट्री में, इजराइल में हाइपर नेशनलिज्म चल रहा है। ठीक है, सभी कंट्रीज में आपको इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म। एक टाइम था जब सब लोग बात करते थे ग्लोबल इकोनॉमी शुड बी ओपन, ग्लोबल ट्रेड शुड बी ओपन। आजकल हर कंट्री प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स ले रही है। ठीक है, यूएसए प्रोटेक्शन लगाता है कि चाइना के साथ ये सेमीकंडक्टर चिप वगैरह शेयर नहीं करना है। इंडिया ने प्रोटेक्शनिज्म यूज किया कि हम लोग ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे अभी आपको। ठीक है, हमने एक और प्रोटेक्शनिज्म मेजर यूज किया कि हम लोग ये जो लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट सिस्टम लगाएंगे उसमें। ठीक है, तो दिस इज अनदर चैलेंज। तीसरा चैलेंज है वर्ल्ड के सामने मिनीलैटरलिज्म, यानी कि पूरा ग्लोबल कम्युनिटी यूएन में एक कंसेंसस नहीं बना पाती तो क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुपिंग्स बना रहे हैं, ब्रिक्स, क्वाड, एससीओ, आकुस। ओके, देन आरसेप, चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन, आईपीईएफ, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसी तरह आईटीयू2। ठीक है, ये सब क्या है, मिनीलैटरलिज्म। क्यों, इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि कम मेंबर्स हैं, जल्दी से कंसेंसस पर पहुंच सकते हैं। ओके, और एक कॉमन कॉमन इश्यूज पर डिस्कशन कर सकते हैं, रादर देन ग्लोबल के पूरे 200 देशों को बिठा के बात करने से। ओके, बट इससे क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल ऑर्डर और ज्यादा फ्रेगमेंट होता जा रहा है। राइट, नेक्स्ट इज इंटर स्टेट वॉर। अब देखिए, कंसर्न जेन्युइन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से वो चीजें आ गई है जो हिटलर के टाइम था, कि अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए कंट्रीज वॉर का सहारा ले रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसराइल में हमास ने अटैक किया, वो अपनी जगह है। ठीक है, लेकिन वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वहां पे 4 इलेक्शन हो चुके हैं यार 1 साल में। ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर पूरी तरीके से वो नहीं ले पा रहे हैं, अपनी मेजोरिटी नहीं ला पा रहे, और इन्होंने कुछ जुडिशियल रिफॉर्म किए थे जिसके अगेंस्ट पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, तो इन्होंने वॉर के थ्रू, और या ये कह लीजिए कि वॉर इतनी लंबी खींचने की क्या जरूरत थी, आप उतना कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपने लंबी इसलिए खींच रहे हो क्योंकि आपके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है वहां। ठीक है, आपको लगता है कि इलेक्शन अभी होंगे तो मैं हार जाऊंगा, तो वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को यूज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट सेव करने के लिए। सेम इज द केस विद पुतिन।
सेम इज द केस विद पुतिन। ओके, वो भी उस वॉर को, और आपने अनेक्स कर लिया ना वो 2-3 रीजन जो आपको करने थे अपनी बॉर्डर के आसपास के, ठीक है, बट उसके बाद भी आप इस वॉर को खींच रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको भी अपना जो कमांड है, क्योंकि वहां पर आप याद कीजिए एक आदमी था, वहां पर एक तरह का कूप अटेम्प्ट किया था उसने, ठीक है, फिर उसको एरोप्लेन क्रैश में उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पुतिन के अगेंस्ट भी वहां कंट्री में नाराजगी है। तो ये जो इंटर स्टेट वॉर को यूज किया जा रहा है, आज वॉर को एज अ टूल यूज किया जा रहा है टू यूज दे फॉर देयर पॉलिटिकल गेन। ऑलराइट, ठीक है। तो ये कुछ ये 4 स्पेशली 2024 में हमारे सामने एक चैलेंजेस की तरह खड़े हुए हैं। उसके बाद यूएस, द प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ पोस्ट वॉर ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर 1945 वर्ल्ड वॉर 2, इज नो लॉन्गर एबल टू बियर द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेंटेनिंग इट्स स्टेबिलिटी। द राइज ऑफ नेशनलिज्म फ्यूल्ड बाय कल्चरल वॉर्स सब जगह चल रही है ना, कहीं पे इस्लामिक के नाम पे, कहीं पे हिंदुत्व के नाम पे, ओके, इस तरीके की। उसके बाद पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब ये जो फ्री ट्रेड वाला सिस्टम आया था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इससे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वर्ल्ड में बहुत बढ़ी है। विद इन दी कंट्री भी रिच एंड दी पुअर। इंडिया में 91 के रिफॉर्म से पहले अगर आप जाओगे तो ज्यादा आपस में कुछ था ही नहीं लड़ाई झगड़ा जैसा, क्योंकि सभी गरीब थे, मेजोरिटी पॉपुलेशन गरीब थी। 91 के बाद मार्केट सब ओपन कर दिए गए, कुछ लोग रिच बन गए, कुछ पीछे रह गए, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इंडिया में बढ़ी, उसी तरीके से वर्ल्ड ओवर कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी बढ़ी है। रिसेंटमेंट अगेंस्ट द एलिट्स थ्रेटन्स टू रीडिफाइन ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलिट ग्रुप ये जो है आपके यूएसए, ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस, इनके अगेंस्ट काफी रिसेंटमेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि अफ्रीका की कुछ कंट्रीज हैं जहां पे फ्रांस के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, ओके। तो ये सब अब चेंज हो रहा है। प्रोटेक्शनिज्म is resurfacing as a new normal. Unilateralism, pragmatic and agile alternative to traditional multilateralism, emerge as a potential solution but could in its proliferation further fragmented the global solution. आपने सोचा कि मिनीलैटरलिज्म एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, कि मल्टीलैटरलिज्म अगर नहीं चल पा रहा है तो हम मिनी बनाएंगे, बट मिनी से तो और फ्रेगमेंट हो रहा है ग्लोबल ऑर्डर। Outbreak of interstate war, Russia undermines the core tenets of economic interdependence theory and democratic peace theory. अब देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सोचा गया था कि अगर वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है, इस कंट्री में हर इकोनॉमी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इंडिया चाइना क्यों नहीं लड़ते हैं यार? क्योंकि दोनों की इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। पता है इंडिया बहुत रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है चाइना से, तब जाके हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रन कर पाती है। अगर हम निब्बा निब्बी ये चलाते हैं ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट चाइना, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ आज ऑटोमोबाइल हब बना है इंडिया, आज मेडिसिन हब बना हुआ है इंडिया, फार्मेसी हब। तो ये बना है तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो तो चाइना से ही आ रहा है ना। कि आज हम लोग न्यू टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, उसमें यूज होने वाले सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से ही आते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंक्लूडिंग इंडिया में भी, ओके। तो कोशिश ये की गई थी कि ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस होगी एक दूसरे पर, तो वॉर नहीं होगी। ऑलराइट, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट। अब जैसे आप लोग 2 लोग हो, अगर आपके पास एक शेयर रूम है, ठीक है, तो आप आपस में नहीं लड़ोगे कि तू चला जा तू चला जा, क्योंकि रेंट अगर 20,000 है तो आप अकेले बियर नहीं कर सकते, ओनर आपसे 20,000 ही मांगेगा। तो आप दोनों भले एक दूसरे को पसंद करो ना करो, बट आपकी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, इसलिए आप फाइट को अवॉइड करोगे। वही ग्लोबल लेवल पे कोशिश की गई थी, बट अब कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट अंडरमाइन हो रहा है। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेजन किया एंड सो ऑन। नाउ देयर इज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, कल्चरल वॉर्स, मास इमिग्रेशन, राइट, रोहिंग्यास इमिग्रेशन, ठीक है, काफी सारे अफ्रीकन कंट्रीज से लोग मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करके यूरोप जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं तो डूब के मर जाते हैं वहां पे। दिस ऑल क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर द राइज ऑफ नेशनल सेंटिमेंट, ठीक है। हमारे यहाँ नेशनल सेंटिमेंट को हवा दी गई ना ये लाके सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि हम सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को जगह देंगे अपनी कंट्री में। अब वो सही है, वो ठीक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं नेशनलिस्टिक जो सेंटिमेंट है उनको बूस्ट मिलाना, बस वही चीजें दूसरी कंट्रीज में भी हो रही है, यूरोप में भी हो रही है कि हम बिल्कुल जगह नहीं देंगे। ये जो वहां से काफी सारे मुस्लिम्स आए थे अफ्रीकन कंट्रीज से, तो कुछ कंट्रीज थी उन्होंने मना कर दिया था साहब कि हम इमिग्रेंट्स को अलाउ नहीं करेंगे अपनी कंट्री में, उन्होंने बॉर्डर सील कर दी थी अपनी, फॉर एग्जाम्पल रोमानिया, ओके। नाउ दे ऑल एम्फेसाइज द नेशनल इंटरेस्ट एंड रियल पॉलिटिक्स, कि इंसानियत छोड़िए आप रियल पॉलिटिक्स देखिए। और इवन इंडिया में भी अभी पीएम ने डीजीपीस के साथ जयपुर में मीटिंग की थी, उसमें उन्होंने यही कहा कि जरा ये देखिए आप कि जम्मू कश्मीर तक कैसे पहुंचे रोहिंग्या इतनी दूर से आके, कहाँ म्यांमार, बांग्लादेश, कहाँ जम्मू कश्मीर, वहां तक पहुंच कैसे गए, कैसे इन लोगों ने फर्जी तरीके से राशन कार्ड तक ऑब्टेन कर लिए, ओके, आधार कार्ड तक ऑब्टेन कर लिए, ये सब कैसे हुआ, ये सब जांच करने को कहा प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन। There is a popularity of populist and nationalist political parties around the world which advocate for protectionist policies, stricter immigration control and inward-looking approach to foreign affairs. अब ये तीनों चीजें हमारे उसमें इंडिया पे भी लागू होती है। ओके, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है, हमने ली, बिल्कुल, हमने अपने राइस व्हीट के एक्सपोर्ट को बंद किया,
ठीक है, हमने मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के इंपोर्ट को कहा कि हम इसमें मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, राइट। उसी तरीके से स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन कंट्रोल, बिल्कुल हमारे यहाँ पर पूरे सोशल मीडिया से लेके पब्लिक तक यही था, कोई जरूरत नहीं है रोहिंग्यास को जगह देने की, राइट। उसी तरीके से इनवर्ड लुकिंग अप्रोच टू फॉरेन अफेयर्स, तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चला है। अब जैसे चल रहा है बॉयकॉट मालदीव्स, बॉयकॉट नहीं करना है यार, बल्कि और ज्यादा इंगेज करना है, उसके साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस और बढ़ानी है, कि हम नहीं आएंगे तो तुम भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे, ठीक है, तब जाके सामने वाला झुकेगा आपके सामने। एज कंट्रीज इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइज देयर ओन इंटरेस्ट एंड सीक टू assert their sovereignty, prospect of global cooperation on the issues such as climate change, pandemic response, इंटरनेशनल ट्रेड अपीयर्स मोर अनसर्टेन, ठीक है। जितना कंट्रीज और इंट्रोवर्ट होती जाएंगी अंदर ही अंदर, तो उससे वर्ल्ड में और दिक्कतें बढ़ेंगी। प्रोटेक्शनिज्म क्यों यूज किया जा रहा है? एज ए मीन्स टू सेफ गार्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बूस्ट जॉब क्रिएशन, खुद के लिए, इवन यूएस भी कहता है कि यहीं पे बनाइए आप जो बनाना है, हमारे लोगों को जॉब दीजिए, कोई जरूरत नहीं है चाइना जाने की, राइट। उसी तरीके से स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनहांस द नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ओवरऑल सोशल बीइंग एटसेट्रा। ओके, देयर इज ग्रोइंग स्केप्टिसिज्म अराउंड द फ्री ट्रेड, आजकल सभी कंट्रीज इस चीज से दूर भाग रही हैं, ठीक है। इंडिया ने भी अपने सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थे जो 50 से ज्यादा, वो सब खत्म कर दिए। फिर हमने नए सिरे से दोबारा साइन करना शुरू किया, यूएई के साथ किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, ईयू के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, यूके के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर नए नए ऑल्टरनेटिव रूट बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसी में से एक क्या अनाउंस किया गया, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, जो स्विस कैनाल से नहीं होगा, दूसरी तरफ से लैंड रूट की तरफ जाएगा। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है, 4 पिलर है, हमने 3 पिलर साइन कर लिए हैं इसके, ट्रेड वाला पिलर हमने साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मिनी लेटरलिज्म है। I2U2, इजराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएसए, ठीक है। क्यों? इंडिया के पास क्या है, डेमोक्रेसी और नेबरहुड चाइना, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस की मदद हो सकती है। इसराइल, इसराइल यूएस का सबसे स्ट्रॉन्ग अलाई मिडिल ईस्ट रीजन में, और टेक्नोलॉजिकली वेरी साउंड। यूएसए टेक्नोलॉजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली, ओके, बिग मसल। यूएई, ठीक है, फाइनेंशियली सुपर रिच, ठीक है। तो ये चारों साथ में आए कि हम लोग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इन पे साथ में कॉपरेट करेंगे। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन ऑन अटलांटिक पार्टनरशिप, ऑल ऑफ विच कॉन्स्पिक्यूअसली लैक ट्रेडिशनल फ्री ट्रेड क्लॉज एंड फोकस ऑन लोअरिंग टैरिफ एंड बैरियर्स। नेक्स्ट, नाउ देयर इज परसीव्ड इनफेक्टिवनेस ऑफ मल्टीलैटरलिज्म, कि ये तो वर्क कर नहीं रहा है, डब्ल्यूटीओ में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की इनकी बॉडी होती है, उस पर जजेस तक अपॉइंट नहीं हो पाए, okay, so there is a new trend of mini-lateralism has emerged, formation of a small group of countries that share common interests and willing to coordinate their actions on specific issues. क्वाड बना, आकुस बना, I2U2, IMEC, ठीक है, ये सब बने। इट ऑफर्स एडवांटेज ओवर ट्रेडिशनल मल्टीलैटरलिज्म, एडवांटेज है, इट अलाउज कंट्रीज टू फोकस ऑन नैरोअर रेंज ऑफ इश्यूज एंड डिसीजन मेकर इज मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली, क्योंकि कम मेंबर्स हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, एजाइल होता है, 4 मेंबर्स हैं, आराम से डिसाइड कर लेंगे। ओके, फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन, इट और कोई भी कंट्री कभी भी ज्वाइन कर सकती है, लीव कर सकती है एज मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स एज देयर इंटरेस्ट डिक्टेट, ठीक है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है, इट लीड टू कॉम्पिटिशन अमंग मिनीलेटरल ग्रुप्स, जैसे एससीओ, पूरी तरीके से चाइना का डोमिनेंस है। ब्रिक्स पे चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है ब्रिक्स ग्रुप में, ओके, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। नाउ क्रिएटिव, ये पूरा सब करता है, फ्रेगमेंट कर देता है इंटरनेशनल सिस्टम को, जो कि हम बात करते हैं कि वन वर्ल्ड की, ठीक है, उसको और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस द ग्लोबल चैलेंजेस दैट रिक्वायर कॉपरेशन, लाइक क्लाइमेट चेंज इशू आप 5 कंट्रीज बैठ के नहीं एड्रेस कर सकते ना, उसके लिए तो आपको पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज चाहिए। रशिया इन्वेजन टू यूक्रेन, इंटरनेशनल ऑर्डर वल्नरेबल हो चुका है, अनचेक्ड एम्बिशन ऑफ पावर, ठीक है, रिटर्न ऑफ एन एरा वेयर लीडर बिलीव इन यूजिंग मिलिट्री पावर टू अचीव द पॉलिटिकल गोल्स, स्पेशली बेंजामिन नेतन्याहू। रशिया यूक्रेन वॉर, इजराइल मिलिट्री कैंपेन इन गाजा, इस सब पे तो सबका ध्यान गया, पर वेनेजुएला ने भी धमकी दी गयाना को कि हम अनेक्स कर लेंगे आपका एस्क्यूबो रीजन, जो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इथियोपिया सोमालीलैंड के बीच में डील हुई है कि इथियोपिया को हम वो दे देंगे, रेड सी का एक्सेस, और रिटर्न में आप एक्नॉलेज कीजिएगा हमारी ऑटोनॉमी को, सोमालीलैंड, ठीक है। देन इम्प्लीकेशन फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, तो म्यांमार में मिलिट्री जनता फेसिंग सेटबैक्स एंड मेजर ऑफेंसिव बाय रेबेल फोर्सेस, ठीक है, उसका एक स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है चाइना में, इसलिए चाइना ने उसको सीज फायर कराया दोनों के बीच। आर्मेनिया अजरबैजान की वॉर, नगोर्नो काराबाग, लचिन कॉरिडोर, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, बाकी राम राम मंदिर ज्यादा चल रहा है आजकल न्यूज में। ओके, रेस्ट इज जस्ट, बाकी सब आपका सिर्फ स्पोर्ट्स है। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, ठीक है, हम रिवीजन करते रहेंगे इसी तरीके से, और प्रीलिम्स की जो रिवीजन पेड सीरीज चल रही है उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इट विल गिव यू मल्टीपल मैनी टाइम्स रिटर्न। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।